हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस है उसके 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं एलटी के सिलेबस को टॉपिक वाइज उसकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जस्टिस को डिस्कस करेंगे, ये आपके एलटी के सिलेबस में है। ओके, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट प्ले है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस इज रिटन बाय। देखिए, अभी बता दिया बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है जस्टिस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जस्टिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड, कब इसे फर्स्ट टाइम कब परफॉर्म हुआ है? 1905, 1910, 1915, 1920। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। 1910 में आपका जस्टिस फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ है, ये आंसर बी हो जाएगा। एंड आपका जो 1910 में आपका 1910 में ये आपका लिखा भी गया है और उसी साल ये परफॉर्म भी हुआ, उसी ईयर ये परफॉर्म भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ जस्टिस मेनली डील्स विद। जो थीम है जस्टिस की वो इनमें से कौन सी है? मनी, सोशल इनजस्टिस, लव, नेचर। आपको देखिए टाइटल से समझ में आएगा कि सोशल इनजस्टिस, जो सोशल इनजस्टिस था वही इस प्ले की आपकी थीम है। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सोशल इनजस्टिस हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। प्रोटोगोनिस्ट कौन है प्ले का? फॉल्डर, कुक्सन, रूथ, वॉल्टर हाउ। चलिए बताइए कौन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, फॉल्डर। फॉल्डर के ही पूरे इर्द गिर्द इसी के स्टोरी चलती है, इसी की कहानी के है बेस्ड। तो ए इज द राइट आंसर, फॉल्डर इज द हीरो ऑफ द प्ले। नेक्स्ट, फॉल्डर इज अक्यूज के ऊपर किस चीज़ का आरोप रहता है? रॉबरी, फॉर्जरी, मर्डर, फ्रॉड ऑफ प्रॉपर्टी। तो बी इज द राइट आंसर, फॉर्जरी। फॉर्जरी का आरोप लगता है उसके ऊपर। वो जो है अपनी कंपनी में एक चेक को, उसमें 9 पाउंड रहता है तो उसको 90 पाउंड करके वो चेक को कैश भी करा लेता है, तो ये उसके ऊपर है, फॉर्जरी का आरोप लगता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु सिग्नेचर डज फॉल्डर फॉर्ज। किसकी सिग्नेचर को फॉर्ज करता है फॉल्डर? कुक्सन, जेम्स हाउस, वॉल्टर हाउस, रूथ्स। तो बी इज द राइट आंसर, जेम्स हाउस। जेम्स हाउस जो ओनर रहते हैं कंपनी के, उन्हीं के साइन कर देता है चेक पर। बी इज द राइट आंसर, जेम्स हाउस। ओके, नेक्स्ट, फॉल्डर कमिट्स फॉर्जरी टू हेल्प। फॉर्जर जो ये फॉर्जरी करता है किस कारण से करता है, किसकी हेल्प करने को करता है? हिमसेल्फ, रूथ हॉनिवेल, हिज पेरेंट्स, कुक्सन। तो राइट आंसर पता होना चाहिए, बी है, रूथ हॉनिवेल, जो कि उसकी प्रेमिका रहती है, उसकी हेल्प करने के लिए वो इस तरह का काम करता है। बिकॉज रूथ हॉनिवेल पहले से ही मैरिड रहती है और एंड उसका हस्बैंड जो है, उसका हस्बैंड बहुत एब्यूजिव सा रहता है, उसको मारता पीटता है, ड्रंकन रहता है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ ये दोनों शादी वगैरह करना चाहते थे, जिस कारण से उसको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही वो इतनी बड़ी फॉर्जरी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर, रूथ की हेल्प करने के लिए ही वो ये काम करता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूथ हॉनिवेल इज सफरिंग फ्रॉम। किससे सफ़र कर रही थी रूथ हॉनिवेल? बता दिया अभी हमने शायद। पॉवर्टी, क्रूअल हस्बैंड, डिजीज, फाइनेंशियल फ्रॉड। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसका हस्बैंड बहुत ही क्रूअल था और मारता पीटता था, शराब वगैरह पी के अपने बच्चों और रूथ को दोनों को पीटता था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच कैरेक्टर सेज द लाइन जस्टिस इज व्हाट द लॉ सीज, नॉट व्हाट द हार्ट सीज। तो ये लाइन किसने कही है बताना। जस्टिस वो है जो कि लॉ बताता है, कानून जो बताता है वो न्याय होता है। नॉट हार्ट, जो दिल की बात होती है, जो हृदय कहता है, उस पर जस्टिस नहीं किया जा सकता। जो कानून होता है, जो लॉ होते हैं, नियम होते हैं, उनके बेस्ड में जस्टिस होता है। तो ये किसके द्वारा कही गई है प्ले में? रूथ, जज, कुक्सन हो जाएगा एंड यहाँ फॉल्डर हो जाएगा। ओके, बताइए। तो ये जज द्वारा कही गई है कि जो कानून होता है वो कागजी कानून पर टिका होता है, ना कि जो हृदय होता है, दिल की बातें होती हैं, भावनात्मक तौर पर निर्णय लेता है, वो कागजी कानून और जो नियम होते हैं उसके बेस में होता है। तो ये जज के द्वारा कहा जाता है स्टेटमेंट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ द क्लर्क इन जेम्स हाउ एंड सन्स। जेम्स हाउ एंड सन्स जो कंपनी रहती है उसमें हेड क्लर्क कौन है? वॉल्टर हाउ, कुक्सन, क्लेवर, फॉल्डर। तो हेड क्लर्क वहाँ पर रहता है आपका कुक्सन जो हेड क्लर्क रहता है, और फॉल्डर जो है वो आपका जूनियर क्लर्क रहता है। ओके, सीनियर क्लर्क में आपका कुक्सन है और जूनियर क्लर्क आपका फॉल्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच एक्ट डील्स विद द कोर्ट ट्रायल। कौन सा
एक्ट है जो कि कोर्ट और ट्रायल वगैरह दिखाता है। एक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। हमें एक्ट सेकंड में कोर्ट रूम है, ट्रायल है वगैरह, ये सब चीज़ें दिखती हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच एक्ट शोज प्रिजन लाइफ? प्रिजन का जीवन किस एक्ट में है? एक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एक्ट थर्ड में वहाँ पर जो जेल का जीवन है, वहाँ पर जेल की चीज़ें वगैरह दिखाई गई हैं एक्ट थर्ड में। सी इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। जेल का जीवन जो है, वहाँ की कठोरता, वहाँ की जो प्रणाली वगैरह है, वहाँ पर जो कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, सॉलिटरी जो सिस्टम है, सब भी जेल का जीवन वहाँ पे हमें एक्ट थर्ड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एक्सपोज द क्रूएलिटी ऑफ द? जस्टिस जो एक्सपोज करती है क्रूएलिटी, किस चीज़ की क्रूएलिटी? चर्च सिस्टम, लीगल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लीगल सिस्टम जिस प्ले है वो हमारे जो लीगल व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं, उस पर प्रहार कर रहा है, तो जस्टिस प्ले हमारा एक्सपोज करता है लीगल सिस्टम को। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द कैरेक्टर मोनी रिप्रेजेंट इन प्रिजन? प्रिजन में एक मोनी नाम का कैरेक्टर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए करप्ट ऑफिशियल, अ वायलेंट क्रिमिनल, अ ब्रोकन मैन क्रस्ड बाय द सिस्टम, अ होपफुल रिफॉर्मर, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अ ब्रोकन मैन क्रस्ड बाय द सिस्टम, जो कि सिस्टम के द्वारा बहुत टूट सा गया है, क्रश कर दिया गया है, वो एकदम टूट सा गया है। तो क्या करता है, वो जेल की जो सलाखें होती हैं, छड़े होती हैं, उसको पकड़ के लटका खड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा अंदर से ब्रोकन, टूटा हुआ सा दिखाई देता है, जो कि क्रश्ड बाय द सिस्टम के द्वारा दुखी सा हो गया है, टूट सा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, फॉल्डर रिसीव्स हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट? फॉल्डर्स कितने मंथ जेल में रहता है, कितने दिनों तक वो जेल पर रहता है? 6 मंथ, 12 मंथ, 3 ईयर्स, 2 मंथ्स, बताइए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 ईयर्स। उसको कितने दिनों की सज़ा मिलती है? हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट रिसीव्स, कितने दिनों की सज़ा मिलती है? तो 3 ईयर्स की मिलती है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कितने दिनों तक जेल में रहता है और कितने दिनों के बाद वो बाहर आता है। ये आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इवेंचुअली हैपन्स आउट टू फॉल्डर? क्या होता है फॉल्डर के साथ में? ही मैरिज रुथ, ही बिकम्स रिच, ही कमिट्स सुसाइड, ही एस्केप्स। तो अंततः क्या होता है? ही कमिट्स सुसाइड। लास्ट में वो भी टूट सा जाता है और परेशान होकर ये सब सिस्टम्स वगैरह से ही कमिट्स सुसाइड, वो सुसाइड कर लेता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ब्रूटल प्रिजन ऑफिसर, जो ब्रूटल क्रूर प्रिजन ऑफिसर कौन है इनमें से? गवर्नर, क्लीवर, कुकसन, वॉल्टर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लीवर। क्लीवर जो है यहाँ पर क्रूर ऑफिसर दिखाया गया है, जो स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत कठोर सा दिखाया गया है, ब्रूटल रहता है। तो यहाँ पर क्लीवर हो गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है क्लीवर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, The quality of the mercy is not strained. Who speaks this famous dialogues of Shakespeare's Merchant of Venice in this play? ये आपको पता होगा कि लाइन कहाँ की है? The quality of the mercy is not strained. तो ये लाइन इस प्ले में कौन कहता है? ओके, बताइए। जेम्स, कुकसन, वॉल्टर, फॉल्डर। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन आपकी कहता है वॉल्टर। सी, वॉल्टर हाउ कहते हैं ये लाइन को, क्योंकि ये थोड़ा सिंपैथी इनके अंदर रहती है, पिघल जाते हैं, बट जो जेम्स हाउ हैं वो नहीं बिल्कुल पिघलते हैं। तो ये डायलॉग कौन कहता है? ये आपके वॉल्टर हाउ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट हुम ऑल कम अराउंड द डेड बॉडी ऑफ फॉल्डर? फॉल्डर की डेड बॉडी, जब फॉल्डर ऊपर से कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो फॉल्डर की बॉडी के अराउंड किसको छोड़कर सभी वहाँ पर मौजूद रहते हैं? तो कौन नहीं पहुँचता है? जेम्स, विस्टर, कुकसन, रुथ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। रुथ जो है वहाँ नहीं पहुँचती। फॉल्डर जब जेल से छूट के आता है, तो उसके लिए ये आदेश दिया जाता है कि उसको कुछ समय बाद वहाँ पर जाके अपनी अटेंडेंस देनी होगी, उपस्थिति, मौजूदगी बतानी होगी। तो क्या हो, नहीं पहुंच पाता है, तो एक डिटेक्टिव हो गया और पुलिस ऑफिसर बनकर उसको पकड़ने के लिए आते हैं। तो वो जेल की चीज़ों से इतना परेशान हो जाता है अपना अंदर से, वही चीज़ें सोच के कि वहाँ जाके उस माहौल को देखकर, सब चीज़ों को, तो वो उससे ये अफरा तफरी में अपने आप मेंटली बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। तो इस ऑफिस में सब रहते हैं, तो उसी जगह कूद जाता है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर सभी मौजूद रहते हैं, ऑफिस में है, तो
तो सब नीचे जाते हैं, तो इसमें रुथ नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि बिकॉज उसको बहुत सदमा लगता है, वो फेंट सी हो जाती है। तो वहाँ पर सभी पहुंच जाते हैं, जेम्स, विस्टर, कुक्सन, बट रुथ नहीं पहुंच पाती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रुथ। ओके, बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इज द साइन क्वा नॉन, हु सेड, ये किसने कहा है? जेम्स, वॉल्टर, कुक्सन, क्लिप्टन, किसने कहा है? तो ये लाइन ए है, ए इज़ द राइट आंसर, जेम्स ने कही है। क्या है मतलब? साइन क्वा नॉन का ईमानदारी हमारी एक इम्पॉर्टेंट शर्त है, आवश्यक शर्त है। ईमानदारी हमारी एक आवश्यक शर्त है। तो ये जेम्स जो है, जेम्स हाउस जो है, ये कंपनी के ओनर रहते हैं, तो ये अपना उसी में कहते हैं कि जो ईमानदारी है वो हमारी एक आवश्यक शर्त होती है हमारे काम में, बिजनेस में। तो हु सेड, ये जेम्स हाउस कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, फोल्डर्स मेंटल कंडीशन बिकम, फोल्डर की जो मेंटल कंडीशन है वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, वीक, इंसेंसिटिव। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के माहौल में वो क्या हो जाता है? इंसेंसिटिव सा हो जाता है, उस तरह के माहौल से बिल्कुल घबरा सा जाता है, डर सा जाता है। तो उसकी कंडीशन भी बहुत एबनॉर्मल सी हो जाती है, इंसेंसिटिव हो जाता है, डर जाता है उस माहौल से। तो राइट आंसर इंसेंसिटिव हो जाएगा, सी। रुथ्स चिल्ड्रन आर, क्या है रुथ्स के चिल्ड्रन? डेड बीटेन बाय हस्बैंड, सिक, इन ऑफेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बीटेन बाय हस्बैंड। तो रुथ का हस्बैंड अपने बच्चों और रुथ दोनों को मारता पीटता था। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन सिंबल इन द प्ले इज, मेन सिंबल क्या है प्ले में? रिंग, प्रिजन सेल, की, क्वाइन। तो मेन सिंबल यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिजन सेल। तो प्ले में ना रिंग है, ना की दिखाई है, ना क्वाइन, तो यह मेन सिंबल आपका प्रिजन है। प्रिजन जो सेल है, उसी में उसी का माहौल, उसी न्याय प्रणाली, इन सब से रिलेट करता है प्ले। तो यहाँ पर सिंबल क्या दिखाया जा रहा है? प्रिजन और सेल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रुथ्स हस्बैंड इज, रुथ के हस्बैंड है क्या? सिंपैथेटिक, एल्कोहलिक एंड एब्यूजिव, काइंड, कंपैशनेट। सर बी हो जाए, एल्कोहलिक एंड अब्यूजिव। वो बहुत ड्रंकन आदमी था और मारता पीटता था ऐसे करके, तो अब्यूजिव सा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वो नोबेल प्राइज़ इन, कब जीता है उन्होंने नोबेल प्राइज़? कब उनको मिला है? 1932, 1920, 1921, 1935, बताइए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1932 में। 1932 में हमारे गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, no one will touch him now, never again, he is safe with gentle Jesus. Who says? Very important line. ये line कौन कहता है प्ले में? Folder about Cookson, Cookson about Folder, Ruth about Folder, none of these. तो ये Cookson कहता है Folder के लिए, जब वो खिड़की से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तब ये लाइन कहता है Cookson, no one will touch him now, never again, he is safe with gentle Jesus. आप कोई भी उसको छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, नेवर अगेन, फिर कभी भी नहीं उसको टच कर सकता। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, वो जेंटल जीसस के पास अब बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। ओके, तो ये लाइन आपको कुक्सन कहता है फोल्डर के लिए। यहाँ राइट आंसर बी है। रुथ इज एडवाइज टू लिव इन, रुथ को एडवाइस मिलती है वो कहाँ जाकर रहे? अ होटल, अ रिफ्यूजी होम, लॉजिंग हाउस विद कुक्सन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉजिंग हाउस। कुक्सन उसको एडवाइस देता है कि वो जाकर लॉजिंग हाउस में रह सकती है। ये एडवाइस कुक्सन देता है किसको? रुथ को, लॉजिंग हाउस में। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोल्डर इज पनिश्ड मेनली बिकॉज, फोल्डर जो है मेनली क्यों पनिश किया होता है? ही इज डेंजरस, लॉ इज मैकेनिकल, जज हेट्स हिम, सोसाइटी हेट्स हिम। तो राइट आंसर बी होगा, लॉ इज़ मैकेनिकल। यहाँ पर जो है लॉ को मैकेनिकल दिखाया गया। लॉ जो है अपने जो देखता है उसी पर न्याय करता है। यहाँ पर किसी की स्थिति परिस्थिति से उसको कोई मतलब नहीं होता, जो है उसी के बेस में वहाँ पर न्याय होता है। कागजी कानून पे ही कार्रवाई होती है। जो स्थिति है किसी की मानवीय स्थिति जो भी हो, बट कोई भावनात्मक टच से नहीं उसका न्याय होता है, उसका न्याय। इसीलिए यहाँ पर लॉ को एक मैकेनिकल मशीन के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? सोशल रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, सिंबॉलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। राइट आंसर ए हो जाएगा, सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म है वो यथार्थवादी कवि हैं, जो समाज में हो रहा है उसी को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी पर अटैक करते हैं। तो ये सोशल रियलिज्म इज राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन प्रिजन, प्रिजन में कौन सी डिवाइस यूज होती है?
रेडियो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टाइपराइटर, कंप्यूटर, तो इनमें से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है आपका बी, बी इज़ द राइट आंसर। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जेल के अंदर, प्रिजन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या हो गया, एक अलग से बिल्कुल रख दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, उसमें किसी से मिल नहीं सकते, बिल्कुल अकेले ही रहता है, तो जिससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमें यूज़ मिलता है किसमें, प्रिजन में। ओके, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु फील्स सिंपैथी फॉर फोल्डर, फोल्डर के लिए सिंपैथी कौन रखता है प्ले में, क्लेवर, कुकसन, जेम्स हाउस, हनीवेल, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कुकसन। कुकसन जो है उसको सिंपैथी रहती है फोल्डर से, तो बल्कि वो एक क्रिसमस में फोल्डर से मिलने भी जाता है जेल में और कुछ कर नहीं पाता, हालांकि वो प्रयास करता है कि रुत को उसको फोल्डर से मिलने का इजाज़त मिल जाए, बट नहीं हो पाता, लेकिन वो सिंपैथी रखता है फोल्डर से, तो वो मिलने भी जाता है क्रिसमस पर उससे, फोल्डर से जेल, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्ले पोर्ट्रेज लॉ एज, लॉ को प्ले में किस तरह दिखाया गया है, ह्यूमैनिटेरियन, सिंपैथेटिक, रिजिड, फ्लेक्सिबल, तो राइट आंसर है रिजिड। तो प्ले में जो लॉ को बहुत कठोर दिखाया गया है, जो कठोर कानून वगैरह है, रिजिड है, इसकी वजह से जो कैदी वगैरह भी हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसिक यातनाएं और ये सब देखने को मिलता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजिड। नेक्स्ट है, रुथ्स हस्बैंड क्लेम्स शी इज, रुथ के हस्बैंड क्या क्लेम करता है कि वो क्या है, गुड हाउसवाइफ, डिसओबेडिएंट, मेंटली सिक, अनफेथफुल, तो रुथ का हस्बैंड ये क्लेम करता है कि शी इज़ अनफेथफुल, वो अनफेथफुल है उसके प्रति, क्योंकि वो बताता है कि वो उसका फोल्डर से अफेयर चल रहा है और वो बहुत ही अनफेथफुल है, तो इस तरह करके वो क्लेम करता है हस्बैंड उसका, शी इज़ अनफेथफुल, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द जोनर ऑफ द प्ले, प्ले का जोनर क्या है बताइए, ट्रेजिक ड्रामा, फार्स, कॉमेडी, मेलोड्रामा, क्या है बताइए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रेजिक ड्रामा है। इसमें हमें बहुत ही जो ट्रेजेडी है पूरे फोल्डर की चलती रहती है और अंततः दुखद एंड भी हो जाता है इसका, तो ये पूरा आपका ट्रेजिक ड्रामा है एक। ओके, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द डिफेंस काउंसिल फॉर विलियम फोल्डर, विलियम फोल्डर का डिफेंस काउंसिल का नाम बताइए, विस्टर कावले, रुथ हनीवेल, हेरोल्ड क्लेवर, हेक्टर फ्रोम, बताइए, आंसर डी हो जाएगा, हेक्टर फ्रोम। हेक्टर फ्रोम जो है विलियम फोल्डर के डिफेंस में रहते हैं। ओके, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा, विलियम फ्रोम, सॉरी नहीं, क्या है, हेक्टर फ्रोम। ओके, नेक्स्ट, फोल्डर इज सेंटेंस्ड बिकॉज ही, फोल्डर को सजा मिलती है क्योंकि लव्स रुथ, ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्टर्स अ चेक डेट, मर्डर समवन, तो शी इज़ द राइट आंसर। अल्टर्स अ चेक डेट, उसका चेक का हेर फेर कर देता है, चेक को बदल देता है, उसमें एक 9 पाउंड का चेक रहता है, उसकी 9 के आगे एक 0 और बढ़ा देता है, 90 पाउंड का कर देता है और फिर उसको वो कैश भी करवा लेता है, तो इसी का आरोप उस पर साबित हो जाता है, जिसके लिए उसको सज़ा भी मिलती है। ओके, अल्टर्स अ चेक डेट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रुथ्स लास्ट विशेज, रुथ की लास्ट विश क्या रहती है, टू लिव फोल्डर, टू मैरी फोल्डर, टू बिट्रे फोल्डर, टू रिटर्न टू हस्बैंड, तो राइट आंसर बी, टू मैरी फोल्डर, फोल्डर से शादी करना ही उसकी विश रहती है। ओके, फोल्डर्स फॉर्जरी इन्वॉल्व्स, फोल्डर की जो फॉर्जरी है कितने पाउंड की रहती है, 90 पाउंड्स, 9 पाउंड्स, 100 पाउंड्स, 900 पाउंड्स, तो अभी हमने बता दिया 9 पाउंड्स को 90 पाउंड्स कर देता है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्ले अटैक्स, प्ले किस पर अटैक कर रहा है, कोर्ट सिस्टम, प्रिजन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों पर अटैक करता है, कोर्ट सिस्टम भी पर भी अटैक किया है एंड प्रिजन जो जेल का जीवन है उस पर भी अटैक करके बता रहा है, तो इसीलिए तो इसका प्ले का नाम जस्टिस है। ओके, तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, राइट आंसर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, फोल्डर्स बिहेवियर इज कॉल्ड, फोल्डर का जो बिहेवियर है वो क्या बताता है, इंसैनिटी, क्लेवरनेस, नोवेलिटी, जीनियस, तो ए इज़ द राइट आंसर, इंसैनिटी, पागलपन का जैसे उसको हो जाता है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, जैसे इंसैनिटी सा हो जाता है, तो पागलपन जैसा हो जाता है, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हु सेड, ये जो जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो ये कौन कहता है प्ले में,
कुक्सन, फॉल्डर, रुथ हॉनीवेल, नन ऑफ दीज। तो ये लाइन आपकी रुथ कहती है, सी इज़ द राइट आंसर, रुथ हॉनीवेल। रुथ कहती है कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, उसका मैटर है, क्योंकि रुथ का प्ले में बहुत ही जो सर्वाइव करती है जीवन है, बहुत ही ख़राब चल रहा है, बेकार चल रहा है, तो वही इस लाइन को कहती है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। रुथ इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर रिलीज फोल्डर, फोल्डर के रिलीज होने के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, हायर्ड इजीली, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, मेड मैनेजर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, क्योंकि जब वो जेल से भी आता है तो उसको सोसाइटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड उसको कोई जॉब वॉब नहीं मिलती है। राइट आंसर है कि रिजेक्टेड बाय एवरीवन एंड सोसाइटी, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। गाल्सवर्दीज एम इज, गाल्सवर्दी का एम क्या है? एंटरटेनमेंट, सोशल सिंपैथी, ह्यूमर, मॉकरी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, सोशल सिंपैथी। जो सोशल सिंपैथी है यही उनका उद्देश्य रहता है कि सोशल जो सिंपैथी है वो बनी रहे। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। कुक्सन हैज़ बीन वर्किंग इन द सॉलिसिटर ऑफिस फॉर ईयर्स। कितने ईयर से कुक्सन काम कर रहा था? वो आपका हेड क्लर्क रहता है, सीनियर क्लर्क रहता है, तो कितने वर्षों से काम कर रहा है? 29, 22, 23, 20। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 ईयर्स से वहाँ पर काम कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर वो काम कर रहा था। कौन? कुक्सन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोल्डर आल्टर द चेक ऑन। फोल्डर जो चेक में गड़बड़ी करता है वो किस दिन करता है, कब करता है? 7 जुलाई फ्राइडे, 9 जुलाई फ्राइडे, 11 अगस्त सैटरडे, 12 सितंबर ट्यूसडे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 जुलाई फ्राइडे रहता है उस दिन जब वो चेक में गड़बड़ी करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फोल्डर अल्टीमेटली जम्प्स फ्रॉम, अल्टीमेटली जब ये अफरा तफरी होती है, पकड़ने आता है पुलिस वाला, तो वो फोल्डर कहाँ से कूद जाता है? ऑफिस में तो रहता है, कहाँ से कूदता है? लैडर से, गैलरी से, स्टेयर केस से, ऑफिस विंडो से। तो ऑफिस की विंडो से ही वो कूद जाता है नीचे, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रुथ लेटर वर्क्स एज ए, रुथ जो है बाद में जब उसको सर्वाइव करना रहता है फिर वो क्या काम करने लगती है? टीचर बन जाती है, टाइपिस्ट, प्रोस्टिट्यूशन, हाउसकीपर। तो क्या बन जाती है? तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, उसको सर्वाइव करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन बन जाती है, फिर वो प्रोस्टिट्यूट हो जाती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले, प्ले में जस्टिस में कितने प्ले हैं बताइए? 1 2 3 4। तो ये 4 एक्ट प्ले है। डी करेक्ट आंसर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लॉ इज व्हाट? इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। हु सेज दिस? जो लॉ है क्या है? मैजेस्टिक। ये लॉ जो है सभी को शरण देने वाला होता है, सभी को आश्रय देने वाला होता है। ये किसने कहा है? हु सेज दिस? जज, कुक्सन, फोल्डर्स डिफेंस काउंसिल, मिस्टर फ्रोम, जेम्स हाउ। तो ये भी आपका जज ने कहा है। यह लॉ होता है वो सभी को आश्रय देने वाला होता है। ओके, तो ये भी लाइन आपकी ए इज़ द करेक्ट आंसर, जज द्वारा कही गई है। जस्टिस कंक्लूड्स विद, जस्टिस कंक्लूजन के साथ एंड होता है। नेशन, फोल्डर, सुसाइड, रुथ्स मैरिज, फ्रीडम। तो इसका कंक्लूजन लास्ट में क्या हो जाता है? फोल्डर सुसाइड। फोल्डर लास्ट में अंततः पूरा अपना जीवन ही खत्म कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह हो जाता है। बी राइट आंसर कि वो सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज जस्टिस फर्स्ट परफॉर्म इन 1910। अभी हमने ऊपर बताया 1910 में फर्स्ट परफॉर्म भी हुआ है और लिखा भी 1910 में गया है। तो ये कहाँ पर परफॉर्म किया गया था बताइए? ग्लोब थिएटर, रॉयल कोर्ट थिएटर, ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर, ओल्ड विक थिएटर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में 1910 में ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल फिगर अटेंडेंट एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ जस्टिस एंड लेटर एडवोकेटेड प्रिजन रिफॉर्म्स। कौन सा पॉलिटिकल फिगर रहता है जो अटेंड करता है अर्ली परफॉर्मेंस जस्टिस का एंड बाद में एडवोकेट भी करता है प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए? कौन रहता है इनमें से? हर्बर्ट एक्वेथ, विंस्टन चर्चिल, लियोर्ड जॉर्ज, क्लीमेंट एटली।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है अर्ली परफॉर्मेंस जब होती है इसकी तो वहाँ पर वो रहते हैं, इसको अटेंड करते हैं एंड बाद में इसका वो समर्थन भी करते हैं प्रिजन रिफॉर्म के लिए, जेल के नियमों के सुधार के लिए वो काफ़ी एडवोकेट करते हैं, समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ओके, बाद में ये इनका प्ले इतना फेमस रहा है कि बाद में इन नियमों पर भी सुधार किए गए हैं, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा प्ले रहा है इनका और काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपके आज 52 क्वेश्चन हो गए जस्टिस पर। आई होप आपको ये एमसीक्यूज़ के थ्रू भी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो अगर नहीं भी हुई है तो कमेंट बताइएगा, तो इसके समरी पर भी एक वीडियो ले आएंगे। और भी किसी टॉपिक में आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो कैसी लगी क्लास? हेल्पफुल है अगर आपके लिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा और अपना स्कोर भी हमें ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अब किस टॉपिक पर हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लेकर आएँ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।